वेलकम टू अनदर सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारे पास सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया तो ये आपको इस कोर्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम जब सी प्रोग्रामिंग में कोई सिंपल सा भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कुछ टर्म यूज हो रही होती है। हमारे पास जो सबसे पहली टर्म यूज हो रही होती है हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, उसके बाद हमारे फंक्शंस आ जाते हैं, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट्स, हमारे कमेंट्स आ जाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक सी का बेसिक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हम अपने कंसोल पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे थे। हमने इस वीडियो में उस प्रोग्राम को समझा नहीं था बल्कि डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम उस प्रोग्राम की एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे, सिंगल लाइन को देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क कर रही थी और एग्जीक्यूट होके हमारे पास हमारे कंसोल पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था। हमने अपने प्रोग्राम में जो फर्स्ट लाइन लिखी थी #include stdio.h, ये हमारे पास हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंपाइल हो जाती हैं हमारे एक्चुअल प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले। हमारे पास जो हैश का सिंबल है ये हमें बता रहा है कि यहाँ से आगे हमारा प्री प्रोसेसर स्टार्ट हो रहा है, और हमारे पास इसके आगे जो इंक्लूड है ये हमारे पास डायरेक्टिव्स है, यानी कि #include हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है जो हमें बता रहा है कि हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं स्टैंडर्ड और यूजर डिफाइंड फाइल्स को, यानी कि हम इसकी मदद से अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं stdio.h हेडर फाइल, जो कि प्रोग्रामर या इस लैंग्वेज के डेवलपर की साइड से पहले से बनाई हुई है। हम इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम इस फाइल की किसी फंक्शनैलिटी को अपने इस प्रोग्राम में यूज कर रहे होंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है int main पैरेंथेसिस, ये हमारे पास मेन का फंक्शन है। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन हमारे पास ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो यूज होता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। इन सी प्रोग्रामिंग हम फंक्शंस को यूज करते हैं अपने लार्जर प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए। इससे हमारा प्रोग्राम इजी टू मेंटेन हो जाता है और समझने के लिए भी आसान हो जाता है। हमारा जो मेन फंक्शन है ये एक स्पेशल तरह का फंक्शन है। यह हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आगे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। हमारी कंप्यूटर मेमोरी पर जब हमारा प्रोग्राम लोड होता है तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होता है और हम अपना तमाम का तमाम लॉजिक भी अपने मेन फंक्शन में लिखते हैं। हम अपने दूसरे तमाम फंक्शंस को भी अपने मेन फंक्शन से कॉल करते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। अभी आपको इन चीजों को समझने की जरूरत भी नहीं है। अभी आप अपने बेसिक स्ट्रक्चर पर फोकस करें कि हमारे सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है। हम आने वाली वीडियोस में अपने फंक्शंस को भी देखेंगे कि हमारे फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं। फिलहाल आप बेसिक स्ट्रक्चर पर ही फोकस करें। हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है printf हेलो वर्ल्ड। printf हमारे पास एक बुल्ट इन फंक्शन है जिसको हम यूज करते हैं अपने कंसोल पर प्रिंट करवाने के लिए। हम printf में जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज हमारी कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। printf हमारे पास stdio.h फाइल से इंक्लूड हो रहा है। हमारा उस फाइल को इंक्लूड करने का मकसद यही था क्योंकि हमने उस फाइल से रिलेटेड फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज किया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है रिटर्न 0, इसका क्या मतलब? हमारे पास जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं। हमारे पास जो हमारा मेन फंक्शन है उसके पीछे लिखा हुआ है int main, यानी कि हमारा जो मेन फंक्शन है हमें कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। हमारे मेन फंक्शन की रिटर्निंग टाइप इंटीजर है। हमारा जो रिटर्न 0 है ये हमें बता रहा है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये जब 0 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर ये कोई नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं हुआ है। अब हम एक और बेसिक और सिंपल सा प्रोग्राम लिखकर समझते हैं कि ये तमाम चीजें हमारे पास किस तरह से वर्क कर रही होती हैं और किस तरह से हमारे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट हो रही होती हैं। हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम को कौन से स्टेप से गुजर के हमारे सामने आउटपुट शो करवानी पड़ती है। आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं।
सो गाइज हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम अपने VS कोड में किस तरह से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पे आना है और क्लिक कर देना है और अपनी फाइल का नाम दे देना है जिस नाम से आप फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैंने subtract.c रखा और एंटर क्लिक किया तो मेरे सामने फाइल क्रिएट होकर आ गई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन। जैसे ही मैं मेन लिखूंगा तो मेरे सामने कुछ बनी बनाई कोड की स्निपेट्स आ जाएंगी। मैं इस मेन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस तरह का कोड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके सामने इस तरह का कोड लिखा हुआ नहीं आता है तो आपने यहाँ पे VS कोड की लेफ्ट साइड पे आना है। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का टैब नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च वाली जगह पे आपने लिखना है C++। जैसे ही आप C++ लिखेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की ये इंटेलिजेंस आ जाएगा C++ का। तो आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। आपने यहाँ ऊपर वापस अपनी फाइल पे क्लिक करना है और आप अपनी फाइल के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर आप कोड लिख रहे थे। यहाँ पर आपने लिखना है int a, b। अब आप ये मत पूछने लग जाना कि मेरे पास मैंने ये क्या लिख दिया int a, b, क्योंकि हम अपने कोर्स में नेक्स्ट इन तमाम चीज़ों को समझेंगे कि हमारे पास ये तमाम चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। हम अपनी एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि हमारे पास ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं। अभी आप अपने दिमाग में एक सिनेरियो क्रिएट करें कि हमने एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम लिखना है जो हमें सोल पर हमारी आउटपुट प्रिंट करके दे दे। अगर आपको कहीं पे अचानक प्रोग्राम लिखना पड़ जाए तो आप किस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं। हमारी इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको कुछ स्ट्रक्चर पता हो प्रोग्राम का, कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपने लिखना है printf पैरेंथेसिस डबल कोट्स और यहाँ पे लिख देना है आपने इंटर फर्स्ट नंबर। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर लिखेंगे तो लास्ट पे आपने ला के इसको टर्मिनेट कर देना है। टर्मिनेटर C में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टर्मिनेटर का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको हमारा कंपाइलर एरर देगा। आपने यहाँ से जो हमने स्टेटमेंट अभी लिखी है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ नीचे ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमने वापस यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है हमारा, इस फर्स्ट को यहाँ से काट के हमने सेकंड कर देना है, इंटर सेकंड नंबर, क्योंकि हमने 2 नंबर इंटर करवाने हैं। और यहाँ से आपने scanf फंक्शन का यूज़ करना है। scanf फंक्शन यूज़ करने से पहले हम अपनी लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे printf और scanf के फंक्शन आ रहे होते हैं हमारी इसी stdio.h लाइब्रेरी फाइल है हमारी, जो इससे इंक्लूड हो रहे होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ scanf पैरेंथेसिस डबल कोट्स %d %a, यानी कि एड्रेस ऑफ ए। scanf हमारे पास फंक्शन होता है जो हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। मैं यहाँ से scanf को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके इस printf के नीचे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं a की जगह पे b लिख दूँगा, क्योंकि हमने सेकंड नंबर अपना जो है वो स्टोर करवाना है b में। अब हमने 2 नंबर तो यूज़र से ले लिए, अब हमने इन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। हम देखेंगे कि इन पर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ printf। हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाया है, हम इस पर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द सब्ट्रैक्शन इज़ %d और यहाँ पर मैं कॉमा डाल के आगे लिख देता हूँ a - b और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेमीकॉलन, यानी कि मैं यहाँ से स्टेटमेंट को भी टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि सेमीकॉलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लाइन में नज़र आ रहा होगा #include stdio.h, यानी कि ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपको मैंने बताया भी था कि हमारी वो वाली इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हमारे एक्चुअल प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले कंपाइल हो जाती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है हमारे पास मेन, यानी कि इंट मेन। ये हमारे पास मेन का फंक्शन है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा मेन का फंक्शन कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास ये आप देख सकते हैं हमारे मेन की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ला के ख़त्म हो रही है। इंट ए बी हमारे पास हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। उसके बाद हमने printf में जो भी लिखते हैं हमारी स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ये हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद scanf हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। हमने इसमें लिखा हुआ है %d, यानी कि हम कोई इंटीजर नंबर की इनपुट ले रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारे पास हमारा %d और %, हमारे पास एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। हमने उस
के आगे अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया, यानी कि हमारे पास हमारे ए का एड्रेस आ चुका है। हमारे कीबोर्ड से जो भी वैल्यू इंटर होगी वो आके ए में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हमने बी के लिए वैल्यू ली हुई है, हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है। ये हमारी जो लास्ट लाइन है रिटर्न 0, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर रही है 0 और बता रही है कि हमारे पास हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और अगर हमारे पास ये जो इंट मेन लिखा हुआ है, इंट और हमारे पास ये रिटर्न की जो टाइप है ये सेम होनी चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे रिटर्निंग टाइप इंटीजर है और हम यहाँ पे कोई फ्लोटिंग वैल्यू लिख देंगे तो ये गलत होगा, ये हमें एरर देगा। अब हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले आपने अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना है। जैसे ही आप अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है, लिखना है GCC अपने कंपाइलर का नाम और जो आपने फ़ाइल क्रिएट की हुई है यहाँ पे subtract.c नाम से मैंने यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट की हुई है। मैं यहाँ पे देखता हूँ subtract.c। अगर आपने कुछ और नाम से फ़ाइल क्रिएट की हुई है तो आप उसी फ़ाइल का नाम यहाँ पर इंटर करें। मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो मेरे पास a.exe आप देख सकते हैं यहाँ पर बन के आ चुकी है। अगर आप a.exe नहीं बनाना चाहते, किसी और नाम से आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने -o लिख के वो नाम लिख देना है जिस नाम से आप फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल ज़ीशान नाम से फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे ज़ीशान लिखूँगा तो मेरे सामने ज़ीशान.exe क्रिएट होके आ जाएगी। अब मैंने इसको रन करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे $z लिख के जैसे ही टैब प्रेस करूँगा तो मेरे सामने ज़ीशान.exe पूरा सजेशन मुझे दे देगा। ये यहाँ से मैंने इंटर क्लिक किया, ये मुझसे पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, ये मैं यहाँ से 23 इंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से 3 इंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट हमारे पास शो हो रही है, द सब्ट्रैक्शन इज़ 20। सो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट हमारे पास सक्सेसफुली आ चुकी है, यानी कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन होने के लिए कौन कौन से स्टेप्स से गुजर के हमारी टर्मिनल पर हमारी जो आउटपुट है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो कैसे निकल के आया। हम देखते हैं कि हमारे कंपाइलर को कौन कौन से स्टेप लेने पड़े इस आउटपुट को हमारी स्क्रीन पर शो करने के लिए। बेसिकली हमारे कंपाइलर को हमारी आउटपुट जनरेट करने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा प्री प्रोसेसर, उसके बाद हमारी कंपाइलेशन होती है, उसके बाद असेंबली कोड आ जाता है, उसके बाद हमारे सारे कोड की लिंकिंग होके हमारे पास .exe फ़ाइल बन के आती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये तमाम फाइल्स किस तरह से बनती हैं और इन तमाम फाइल्स में हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने टर्मिनल में आना है और यहाँ पे टाइप करना है क्लियर। जैसे ही आप क्लियर टाइप करेंगे तो आपकी टर्मिनल स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपके पास जो सबसे पहले ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी हुई है इसको भी आपने यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके यहाँ से मूव टू रिसाइकल बिन कर देना है और आपकी ये फाइल भी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये तमाम फाइल्स किस तरह से बन रही हैं बिहाइंड द सीन। हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं हमारे पास हमारी .exe फ़ाइल को लाने के लिए, जिस फाइल को हम एग्जीक्यूट करके हमारी आउटपुट शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है GCC -val -sev -temps first.c। आपने उस फाइल का नाम लिखना है जो आपने यहाँ पे बनाई है। हम अपनी फर्स्ट फाइल हमने क्रिएट की थी, फर्स्ट प्रोग्राम, उस पे ये अप्लाई करेंगे। देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फ़ाइल जनरेट होके आ रही हैं। यहाँ पे आपने लिखना है जिस नाम से फ़ाइल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं -o आगे उस फाइल का नाम दे देना है। मैं ज़ीशान नाम से क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँगा ज़ीशान। अभी आप ये मत सोचना कि ये मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि हमारे पास ये GCC कंपाइलर है हमारा जो उसके फ्लैग्स हैं। अभी आपको इन चीज़ों को समझने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ आपका इंटरेस्ट रेज़ करने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें पता हों कि हमारे पास हमारी .exe फ़ाइल किस तरह से हमारे प्रोग्राम से निकल के आ रही होती है। उस हमारी फ़ाइल को कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है हमारे पास .exe फ़ाइल बनने के लिए। यहाँ से आपने इंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास कुछ फ़ाइल क्रिएट होके आई हैं।
इन फाइल्स को देखने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली फाइल है, हमने जो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है, तो हमारे पास हमारा सबसे पहला प्रोसेस प्री प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर प्रोसेस जो होता है उसमें हमारे पास जो हमारी प्री प्रोसेसर लाइब्रेरीज होती हैं, जो फाइल हमने इंक्लूड की होती हैं, वो सारी फाइल्स हमारे पास एक .i फाइल में आके सेव हो जाती हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे .i फाइल है और हमारे जो भी कमेंट्स होते हैं वो तमाम भी यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास ये हमारी जो सारी लाइब्रेरीज़ हैं, जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की थी वो हमारे पास ये शो हो रही हैं और आपने जो कोड लिखा था वो भी आपको यहीं कहीं पे लास्ट पे नज़र आ रहा होगा। ये देख सकते हैं जो हमने अपना कोड लिखा था वो हमारे पास ये लास्ट पे शो हो रहा है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड फाइल क्रिएट हो रही है, कंपाइलेशन प्रोसेस होता है हमारे पास। उसके बाद होने के बाद हमारे पास .s नाम से एक फ़ाइल क्रिएट होके आती है, जो हमारे पास असेंबली फ़ाइल है। इसमें हमारे पास असेंबली लेवल कोड होता है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास असेंबली लेवल कोड है। अभी आपको इन चीज़ों को, इन कोड को समझने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास ये कोड क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि अभी हमने कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिखना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है उसमें हमारे पास कौन सी फ़ाइल जनरेट हो रही है। हमारे पास जो .s फाइल होती है, उसके बाद हमारे पास .s फाइल पर हमारा लिंकिंग होती है। .s फाइल पर प्रोसेस होने के बाद हमारे पास .o नाम से फ़ाइल क्रिएट होके आती है। .o यानी कि ऑब्जेक्ट कोड नाम से हमारे पास फ़ाइल क्रिएट होके आती है, जो हमारा कंप्यूटर, हमारी मशीन इजीली समझ सकती है। हमारे पास वो वाला कोड जनरेट होके आता है। इसमें हमारे पास जो भी .s में डेटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारी मशीन इंस्ट्रक्शन में, जो हमारे पास हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। मैंने जैसे ही इस फाइल पे क्लिक किया, ये देख सकते हैं ये फ़ाइल हमारे पास ओपन नहीं हो रही है। इस फाइल के बाद हमारे पास हमारा जो लास्ट स्टेप है वो अप्लाई होता है लिंकिंग। इस फाइल पर हमारी लिंकिंग अप्लाई होने के बाद हमारे पास .exe नाम से फ़ाइल क्रिएट होके आ जाती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास ज़ीशान .exe नाम से फ़ाइल क्रिएट होके आ चुकी है। तो आपने देख लिया जो हमारे पास हमारी फ़ाइल होती है उस पर ये 4 प्रोसेस होने के बाद हमारे पास हमारा डेटा निकल के आता है, हमारे पास हमारी एक exe फ़ाइल बनती है। ये तमाम चीज़ें बताने का आपको मकसद ये है ताकि आप कोर्स में इंटरेस्ट लें, आपको ये चीज़ें पता हो कि हमारे पास जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसका बिहाइंड द सीन हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस से गुजरने के बाद आउटपुट शो हो रही होती है। तो हमारे पास एक प्रोग्राम को आउटपुट शो कराने के लिए प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली और लिंकिंग से गुजरना पड़ता है, तभी हमारे पास हमारी आउटपुट जनरेट होती है। अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो अभी आपको अपने दिमाग पे इतना ज़ोर डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप, हमारा जो इस वीडियो का मकसद है वो था कि हमारे पास हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है, किस तरह से कौन कौन सी हमारे पास टर्मिनोलॉजी हमारे बेसिक प्रोग्राम में यूज़ हो रही होती हैं। हमारा मकसद फ़िलहाल उन्हीं चीज़ों को समझना है। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता दी ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास .exe फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हमारे प्रोग्राम को कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। होप वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आप सी की इस प्लेलिस्ट को बुक मार्क करके सेव कर लें, क्योंकि हमारे इस कोर्स की नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियो इसी प्लेलिस्ट में ऐड होंगी। आप इसे सेव कर लें ताकि आपके पास अपलोड होते ही वीडियो पहुंच जाएं। मिलते हैं अपने कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।